सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा है। ये बोल रहा है कि 5 बच्चे हैं और उनके जो आयु का योग है 50 वर्ष है, और बच्चे कैसे हैं, 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे। देखते हैं, अगर मानते हैं पहला बच्चा उसकी आयु x है, तो अगली की क्या होगी, 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेगा, मतलब इससे 3 बड़ा x प्लस 3। अगला जो होगा उससे 3 बड़ा होगा, मतलब x प्लस 3 या x प्लस 6। अगला जो होगा x प्लस 6 प्लस 3 तो x प्लस 9। अगला होगा x प्लस 9 प्लस 3 तो x प्लस 12। इन सब की आयु का योग कितना है, 50 वर्ष। तो योग है तो प्लस 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 इक्वल टू 50। इसको सॉल्व कर दीजिए। पूछा क्या है, सबसे छोटे बच्चे की आयु, मतलब x की वैल्यू हमसे पूछिए क्योंकि सबसे छोटा x होगा। तो x वालों को जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, 5x प्लस इनको जोड़ेंगे 6 3 9, 9 9 कितना हुआ 18, और 18 और ये कितना हुआ 30, 18 और 12 30 बराबर 50। आपको पता है कि 5x इक्वल टू कितना होगा, 50 माइनस 30 दैट इज 20। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 4 वर्ष। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा। यदि विवाह के समय आयु का अनुपात 3:2 था तो उनका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, एक व्यक्ति की और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात कितना है, अभी कितना है, वर्तमान में, प्रेजेंट में कितना है, वर्तमान में व्यक्ति की आयु, वर्तमान में व्यक्ति की आयु अनुपात में है तो हम ले लेंगे 4x, और उसकी पत्नी की आयु है, बात हो रही है अनुपात में, तो 3x। 4 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाता है, 9:7। ठीक है, अभी कितनी है इसकी वर्तमान में, 4x। तो कितने साल बाद, 4 साल बाद। तो इसमें यहां पे भी 4 साल बाद होगा, और पत्नी की आयु का भी 4 साल बाद, दोनों में हमने 4 वर्ष ऐड कर दिया। अब आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 9:7। ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता है, ये मल्टीप्लाई इधर होती है और ये मल्टीप्लाई इधर होती है। तो 7 चक्को 28x प्लस 7 चक्को 28 इक्वल टू 9 3 27x प्लस 9 चक्को 36। अब एक एक जो सेम टर्म होता है वो इधर चल जाएंगे, 28x में से इधर को जाएगा 27x माइनस का होगा तो बचेगा x इक्वल टू 36, 28 उधर जाएगा तो 36 माइनस 28 कितना आएगा हमारा, 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 8। x की वैल्यू अगर हम यहां पे रख देंगे तो 8 चक्को 32 और 8 तिया 24। इसका मतलब है कि व्यक्ति की वर्तमान आयु है 32 साल और पत्नी की वर्तमान आयु है 24 साल। ठीक है, इतना हमारा हो गया। 4 वर्ष बाद हमने ये करके x की वैल्यू निकाल दी। अब बोलते हैं यदि विवाह के समय आयु का अनुपात 3:2 था। ठीक है, देखिए ये व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु है, तो मुझे बताइए इनका विवाह जो है कुछ समय पहले हुआ होगा, 1 साल 2 साल 3 साल, दोनों का साथ में ही हुआ होगा। तो साथ में ही हुआ होगा तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है इसकी, प्रेजेंट एज है 32, ये आ गया व्यक्ति की 32, और उसकी पत्नी की एज कितनी है, हम करेंगे 24। तो क्या लिखा है, विवाह के समय, तो विवाह दोनों का एक साथ हुआ होगा और कुछ साल पहले हुआ होगा, तो हम बोलते हैं कि माना x साल पहले हुआ है तो माइनस x। यहां पे हमने प्लस करा क्योंकि 4 वर्ष बाद की बात हो रही थी, और यहाँ पे जो प्रेजेंट एज है उससे माइनस होगा क्योंकि उन दोनों का विवाह जो है कुछ समय पहले हुआ होगा। तो विवाह के समय अनुपात कितना है, 3:2। तो बोलता है तो विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था, इसका मतलब वो इस x की वैल्यू पूछना चाह रहा है हमसे। ठीक है, ये x अलग है, ये x अलग है, कंफ्यूज मत होना। अब हम निकालेंगे 32 दूनी 64 माइनस 2x
इक्वल टू वही चीज है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। 24 दिया 72 माइनस 3x। ये जो माइनस 2x है उधर जाएगा, प्लस का बनेगा, तो फिर माइनस में बचेगा, तो हम माइनस वाले को इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा माइनस 2x। समझा देता हूँ कैसे बोल रहा हूँ, माइनस 2x, ये माइनस का है तो इधर आएगा 3x इक्वल टू 72। 64 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो बड़ा कौन है, x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो इसका मतलब उन दोनों का विवाह जो है 8 साल पहले हुआ होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार इस क्वेश्चन को मैं और बताता हूं आपको। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी का आयु का अनुपात 4:3 है, ठीक है। इसकी जो प्रेजेंट एज है वो है 4x और 3x। 4 वर्ष बाद, उसकी प्रेजेंट एज के 4 वर्ष बाद, तो 4x + 4 अपॉन में 3x + 4 कितना हो जाता है अनुपात, 9:7। तो 7 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 28x, 7 चौको 28, 9 के 27, 9 चौको 36। x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 8। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो व्यक्ति की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी आ जाएगी, 8 चौको 32, 8 के 24, ये आ गई इसकी वर्तमान एज। अब बोलता है विवाह के समय आयु का अनुपात कितना था, 3:2 था, तो उनका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था। अब देखिए हमें पता है कि उन दोनों का विवाह जो है एक साथ हुआ होगा, क्योंकि वो दोनों क्या है, व्यक्ति और उसकी पत्नी है। तो वर्तमान उम्र कितनी है व्यक्ति की, 32 साल, पत्नी की 24 साल। माना विवाह जो है x साल पहले हुआ था, तो दोनों में -x, और विवाह के टाइम पे उनकी उम्र का अनुपात कितना था, 3:2, जो कि हमें दिया है। यहां से हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू 8 आएगी। हमें यही वैल्यू निकालनी थी कि कितने साल पहले उनका विवाह हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि A की आय B की आय से 25% अधिक हो तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, परसेंटेज में है उतना परसेंट अधिक है, तो हम इसको अनुपात में करेंगे। देखिए कैसे, यदि A की आय B की आय से 25% अधिक है तो B की आय, तो मैं मान लेता हूं B की आय है 100, अपने मन से मान ली मैंने, 100 इसलिए मानी फॉर इजी कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन इजी रहेगी। यदि A की आय B की आय से 25% अधिक है तो A की आय कितनी होगी बताइए, 100 का 25% कितना होगा, 25 आएगा, तो इससे 25 अधिक है, इसका मतलब A की आय होगी, A की आय 125। ये अनुपात हो गया A और B का। जैसे हम करें अगर B/A, तो इसकी वैल्यू है अगर 100 तो A की है 125, ये अनुपात में है। हम इसको और छोटा कर सकते हैं, देखिए 25 से काटिए, 25 चौको 100 और 25 पंजे 125। इसका मतलब A की आय है 5 और B की आय है 4 अनुपात में। तो क्या बोलता है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो बताइए कितने प्रतिशत कम है। तो पहले बताइए कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा हमसे, प्रतिशत लेस, प्रतिशत कितना उससे कम है। तो कैसे निकालते हैं, पहले हम देखते हैं कि 5 से 4 कितना कम है। आप बोलेंगे 1 कम है, अपॉन में क्या आएगा बताइए, 4 आएगा कि 5 आएगा। देखिए बात हो रही है कितना प्रतिशत कम है, कमी हो रही है, तो बेस क्या होगा हमारा 5, बड़ी संख्या बेस होगी। जब हर बड़ा होगा तभी तो वैल्यू कम आएगी। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है कि हम हर में 4 लें कि 5 लें। आप देखिए क्वेश्चन में ही सब दिया होता है, बोला है A की आय से, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। कम बोल रहा है ना, कम बोल रहा है तो हर में बड़ी वैल्यू आएगी। इसमें देखिए बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये। अगर वो बोलता है इससे ये कितने प्रतिशत अधिक है, तब आता 1/4, क्योंकि अधिक के लिए हर में छोटी वैल्यू आएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें निकालेंगे कितना प्रतिशत कम है, तो 1 कम है किस पे, बेस होगा बड़ी संख्या 5, क्योंकि कमी हो रही है, गुणा 100। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 से कटेगा 20%, दैट इज सी ऑप्शन। एक बार आपको और बता देता हूं, A की आय B की आय से 25% अधिक है, A की आय B की आय से, तो बेस क्या है B की आय, तो B की आय माना मैंने 100, 25% अधिक है। देखिए इसका 25% भी करेंगे, 25/100, तो 25 ही आएगा। इसका मतलब 100 से 25 अधिक है,
तो 100 से 25 अधिक है, मतलब एक ही आया है 125। अब मैंने इनको अनुपात में निकाल दिया, छोटा कर दिया फॉर इजी कैलकुलेशन। तो मेरा अनुपात आ गया, ए आ गया 5, बी आ गया 4। वो बोलते हैं तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए 5 से 4 कितना कम है, तो सबसे पहले देखेंगे 5 से 4 कितना कम है, 1। अब किसके ऊपर बेस क्या आएगा, 5 की 4, कमी बोल रहा है, कमी बोल रहा है तो हर में आएगी बड़ी वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू क्या है 5, जब हर बड़ा होगा तभी वैल्यू कम आएगी, 100 20%। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखिए हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, तो कोई भी संख्या हम अपने मन से मान सकते हैं। अब आपका पहला सवाल होगा, अगर हम अपने मन से मानना ही है तो वो संख्या हम क्या माने, बताइए क्या मानेंगे। वो संख्या वो मानिए जो 5/3 और 3/5 दोनों से कट जाए। सबसे छोटी संख्या कौन होगी बताइए, सबसे छोटी संख्या होगी, कहने का मतलब क्या है मैं बता रहा हूं, यहां पे लिखा 5/3, यहां पे लिखा 3/5। किसी संख्या हमें पता नहीं है, तो संख्या हम बोलेंगे जो हर है 3 और 5 दोनों का एलसीएम होगी। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, आप बोलोगे 15। देखो 15 क्यों बोल रहा हूं, क्या बोला है, एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा किया। अगर मैं बोलूं वो संख्या 15 है, तो उसको गुणा किससे करनी चाहिए, 5/3 से। देखिए पूरा पूरा कटेगा, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25। 3/5 से उसने गुणा कर दी, किसमें, उसी संख्या में। संख्या क्या थी, 15। आना कितना चाहिए था, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25। मतलब कहने का यह है आंसर आना चाहिए था 25, लेकिन उसने गुणा किससे करी, 3/5 से, तो उसका आंसर आया कितना, 5 या 3 के 9। यही वो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि कोई भी संख्या है, मैंने अपने मन से संख्या मानी 3 और 5 का एलसीएम जो हर में है, तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। सबसे छोटी संख्या है तो मैंने 15 ली। तो बोलता है कि किसी संख्या को गुणा किया जाए, तो मैंने गुणा कर दी 15 से, वो संख्या मैंने मानी 15। क्यों मानी वो आपको पता है, 15 करनी चाहिए थी 5/3 से गुणा, तो उसका आंसर आना चाहिए था 25, लेकिन उसका आंसर आया कितना, 3/5 से गुणा करके 9। तो वो बोलता है गणना में प्रतिशत त्रुटि है। दूसरे शब्दों में हम बोले कि 25 से 9 में कितने परसेंट की कमी हुई है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 25 से 9 आने में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है, अब बताइए आप 25 से 9 में आने में कितने की कमी हुई है, पहले बताइए कितने की कमी हुई है। 25 से 9 आने में कमी हुई है 16 की, अपॉन बेस में क्या आएगा, 25 की 9। देखिए कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो कौन सी वैल्यू आएगी, ज्यादा आएगी। जब ज्यादा आएगी तभी तो कम आएगा आंसर, तो ज्यादा कौन सा है, 25, तो बेस बनेगा 25। बात हो रही है परसेंट में, तो गुणा 100। 25 चक्को 100, 16 चक्को 64। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज और बता देना चाह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप एलसीएम के अलावा कोई दूसरी वैल्यू लोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, आंसर फिर भी आएगा, लेकिन मैं आपको एलसीएम इसलिए बोल रहा हूं कि कैलकुलेशन आपकी इजी होगी और ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए अगर आप संख्या अपने मन से मान लो 16 ले लेते तो क्या आता, देखो संख्या 16 पंजे 80, 80/3। पूर्णांक संख्या हमको नहीं मिल पाती, इसलिए मैंने बोला कि एलसीएम ले लो। देखिए अगर आप यहाँ पे मान लेते फॉर एग्जांपल 30, आंसर तभी भी सेम आएगा, 5/3 माना वो संख्या थी 30, गुणा करनी चाहिए थी इससे, लेकिन उसने बाई मिस्टेक गुणा कर दी उस संख्या में 3/5 से। संख्या मान ली हमने 30, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 3 ढाई 30, 10 पंजे 50, 5 छक्का 30, 6 तियां 18, 2 से काटेंगे तो 25:9, जो कि ये और ये सेम है, तो आएगा आपका सेम ही आंसर। लेकिन आपकी एग्जाम में अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपका टाइम थोड़ा कम लगे और आप जल्दी से उस क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, देखिए उत्तराखंड एसआई में क्वेश्चन आया है, वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है पर उन्होंने मैथ्स के पार्ट में दिया था।
तो हम उसको मैथ्स में ही सॉल्व करते हैं। पहले खुद से वीडियो को पॉज करिए, खुद से करके देखिए कि आपका आंसर क्या आता है, फिर मैं कराता हूँ। देखिए बोल क्या रहा है, मनोहर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर पूरब की ओर 15 किलोमीटर चलता है, उसके बाद पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर चलता है और फिर दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। मनोहर प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो हम सबसे पहले डायरेक्शन का एक डायग्राम बना देंगे जिससे आपको दिशाओं के बारे में पता चले। ये क्या है? ईस्ट मतलब पूरब, ये है वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। अब बोल रहा है मनोहर उत्तर की ओर, तो प्रारंभिक बिंदु क्या है मनोहर का? ये होगा प्रारंभिक बिंदु, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उत्तर की ओर 12 किलोमीटर गया, मतलब हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ तक 12 किलोमीटर। मनोहर अब कहाँ पहुँच गया? यहाँ से जाते हुए यहाँ पहुँच गया। उसके बाद पूरब की ओर कितना गया? 15 किलोमीटर। तो पूरब किधर है? इधर। तो पूरब की ओर जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच गया माना 15 किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम की ओर कितना गया? 19 किलोमीटर। पश्चिम मतलब यहाँ, तो यहाँ से गया होगा, वापस आया होगा, 15 तो यहीं गया, तो 4 एक्स्ट्रा और गया होगा, तो टोटल 19 हो गया, क्योंकि यहाँ से 15 गया और 4 ये 19। तो अब मनोहर यहाँ पहुँच गया। फिर दक्षिण की ओर कितना गया? 15 किलोमीटर। तो 12 तो यही हो गया, क्योंकि ये 12 है स्ट्रेट लाइन, तो ये 12 किलोमीटर ये हो गया। 3 और गया, तो यहाँ पहुँच गए, मान लिया 3 और। अब मनोहर यहाँ पहुँच चुका है, तो बोलते हैं मनोहर प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो मनोहर का प्रारंभिक बिंदु कहाँ था? यहाँ पे। तो डिस्टेंस पूछना चाह रहा है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मुझे एक चीज बताइए, ये आपका 3 है, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक? तो आप बोलोगे 4। ये देखिए ऊपर दिया है, दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये हो जाएगा 4। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? ध्यान से देखो केवल इस डायग्राम को, मैं इसको अलग से बना देता हूं। इस डायग्राम को बना रहा हूं मैं अलग से, बस ये वाला, ये। क्या आपको ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, जिसकी एक भुजा 3, एक भुजा 4 है और ये 90 डिग्री का एंगल है? तो आप बोलोगे हाँ सर, हमको दिखाई दे रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री का होता है, और इसके सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कहने का मतलब है इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो कर्ण हमको पता नहीं है, हम ऐसे लिख देंगे इसको, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 25। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब कर्ण स्क्वायर 25 है तो कर्ण की वैल्यू आ गई 5। मीन्स ये जो भुजा है ये कितनी होगी? 5। तो मनोहर जो है प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु तक उसकी डिस्टेंस कितनी आएगी? 5 किलोमीटर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए ये क्वेश्चन जो भी आप कर रहे हैं मैथ्स के, ये ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड एसआई के हैं तो इसी एग्जाम में आएंगे। ये ऑल इंडिया जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यही कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम तरीका रहेगा, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका अच्छा है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।